आयुर्वेदीय चिकित्सा के लिए मैंडेटरी है, अपरिहार्य रूप से यदि किसी को आयुर्वेदिक चिकित्सा करनी है तो उसके निदान का स्वरूप भी आयुर्वेदीय ही होना चाहिए। और वह इतना जटिल नहीं है जितना लोग समझते हैं, या हमारे जैसे अध्यापकों ने इसको जटिल बना दिया है। ये विषय चरक से संबंधित है। मैं अधिकांश चरक को ही संदर्भित करके कहना चाहूँगा कि पहले 4 अध्याय सूत्र स्थान के 1, 2, 3, 4 वहाँ तक लगभग मोटे सूत्र, मोटे तौर पर सभी कंसेप्ट। दूसरे अध्याय में, पहले अध्याय में मूलिनी फलिनी आदि औषधियाँ, दूसरे अध्याय में जो बाह्य प्रयोग के लिए या शिरोविरेचन के लिए जो औषधियाँ हैं, तीसरे अध्याय में जो दूसरे अध्याय में यवागु इत्यादि हैं, तीसरे अध्याय में बाह्य प्रयोग और ये सब औषधियाँ हैं, और चौथा अध्याय तो पूरे 50 महाकषाय लिख दिए। लेकिन आपने आगे पढ़ा होगा कि इसके 28वें सूत्र में एक बात लिखी है कि ये मंदानाम व्यवहाराय बुधानाम बुद्धिवर्धय। ये बहुत ही संक्षेप में कही गई बात है। जो मंदबुद्धि लोग भी इन 4 अध्याय मात्र को पढ़ करके अपना चिकित्सा व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं वे इसके साथ बुद्धि का वर्धन करें और आगे चलें। लेकिन मैं देखता हूँ कि हमारे बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में केवल आयुर्वेद को यहाँ तक समझा जा रहा है कि आयुर्वेद कुछ ड्रग्स की एफिकेसी का विज्ञान है। सारा औषध विज्ञान या फाइटोकेमिस्ट्री या फाइटोफार्माकोलॉजी पर आधारित हो गया है, और आयुर्वेद की जो निदान प्रक्रिया है वह आधुनिक रिसर्च या इवन पीएचडी और एमडी की रिसर्च में भी वो पीछे चली गई है। केवल औषध प्रमुखता से किसी आधुनिक नाम वाले रोग के लिए कितनी प्रभावी है या नहीं प्रभावी है, इसका अध्ययन किया जा रहा है। और अब तक हजारों थीसिस एमडी पीएचडी की हो चुकी हैं, और बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। उनमें आयुर्वेद के लिए आयुर्वेद एक ही तरह से जिज्ञास्य है कि आयुर्वेद में किस अवस्था, किस रोग विशेष के लिए जो भी नॉमेनक्लेचर, मॉडर्न नॉमेनक्लेचर है, उसमें आयुर्वेद की कौन सी औषधि काम कर सकती है। तो ये आयुर्वेद केवल मंदानाम व्यवहाराय लिखा गया है। मंदानाम व्यवहाराय से हम आगे कब चलेंगे, आयुर्वेद को समग्रता से कब सीखेंगे। और आयुर्वेद में पहला जो अध्याय है उसमें 3 कारण लिखे रोगों के होने के। असात्मेन्द्रियार्थ संयोग, कालार्थ काल बुद्धि इंद्रियार्थानाम योगो मिथ्यान चार्थ, द्वयाश्रयाणाम व्याधिनाम त्रिविधो हेतु संग्रह। और फिर 5वां, 6वां, 7वां और 8वां अध्याय सूत्र स्थान का मात्रा स्थितीय, तस्या स्थितीय, नवेगान धारणीय और इंद्रियोपक्रमण अध्याय। इन 4 अध्यायों में काल बुद्धि और इंद्रियार्थ या असात्मेन्द्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम का ही चिकित्सा में ध्यान रखा गया है। आप देखेंगे कि
आहार की मात्रा से लेकर के दिनचर्या, ऋतुचर्या और वेग धारण संबंधी नियम और इंद्रियों के अवजयन की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, वो इन अध्यायों में केवल इसलिए बताई गई है क्योंकि रोगों के आदि कारण असात्मेंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम ही है। और यदि हम चिकित्सा के साथ, औषध चिकित्सा के साथ इन पहलुओं पर ध्यान नहीं देंगे तो वह हमारी चिकित्सा सफल चिकित्सा नहीं है, समग्र चिकित्सा नहीं है, वो यादृच्छिक चिकित्सा है, यादृच्छिक की चिकित्सा है। चरक के सिद्धि स्थान 2 में पंचकर्मिया सिद्धि के 28वें श्लोक में एक बात और लिखी है कि तस्मात् सत्यपि निर्देशे कुर्यात् ऊयम स्वयं धिया बिना तर्केण या सिद्धि सा सिद्धि यादृच्छिकी। यदृच्छा सिद्धि और असंशय सिद्धि। असंशय सिद्धि का मतलब जो रिपीटेबल, फाइनल और हर एक के द्वारा परिणाम प्राप्त किया जाए, ऐसी सिद्धि। और ऐसी सिद्धि के लिए आचार्य स्वयं कहते हैं कि मेरे निर्देशों की भी अवहेलना करो। तस्मात् सत्यपि निर्देशे कुर्यात् ऊयम स्वयं धिया। ये निर्देश तात्कालिक परिस्थितियों में, जो उनके समय में, उनके परिप्रेक्ष्य में जो पेशेंट थे उनके लिए है। ये कौन पंचकर्म के किस कर्म विशेष के लिए अयोग्य है, कौन अयोग्य है, किस रोग में करना चाहिए, किस रोग में नहीं करना चाहिए, किस में कितनी मात्रा में स्नान करना चाहिए, किस में कितनी मात्रा में स्नान करना चाहिए, ये सारे निर्देश तात्कालिक निर्देश हैं। इनकी अवहेलना या इनको इग्नोर करके अपनी बुद्धि का उपयोग करके असंशय सिद्धि को प्राप्त करना चाहिए। वहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है उसकी टीका में कि प्रचरणमेव भिक्षुकः और कर्षकस्य सूत्रम। भिक्षुक किसी खेत से निकल रहे हैं, उनकी झोली फट गई है, उसमें से कुछ बीज जो है वो धरा पर गिर गए हैं। वो समय आने पर अव्यवस्थित रूप से ही सही लेकिन उग जाएंगे और उनका फल होगा। तो वो सिद्धि तो है, लेकिन यादृच्छिक की अकस्मात होने वाली सिद्धि है, एक्सीडेंटल क्योर है। और दूसरी तरफ कर्षकस्य सूत्र में किसान जो है वो खेत को जोतता है, हल बोता है, उसकी सफाई करता है, गुड़ाई करता है, निराई करता है और बीज डालता है। मेड़ पर बीज अलग डालता है, केदारी में अलग बीज डालता है और फिर उसकी पूरी पालना करता है, सुरक्षा करता है और अंत में जाकर के वो फल को प्राप्त करता है। और निश्चित हर साल वो उसमें श्रेष्ठता प्राप्त करता है। तो चिकित्सा का काम हमें कर्षक सूत्र जैसा होना चाहिए या भिक्षुक के द्वारा वपन किए गए या अकस्मात हो गए, वपन हो गए बीजों की तरह से करना। तो यदि हमें असंशय सिद्धि को प्राप्त करना है तो अपनी बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा। और अपनी बुद्धि का मतलब शास्त्र ज्योति, शास्त्रम ज्योति प्रकाशार्थम। शास्त्र केवल दिया जलाता है, आपका अंधेरा दूर करता है। दर्शनम बुद्धिरात्मना है, देखना तो आपको है।
और अपनी बुद्धि से, अपने व्यवसाय से, अपनी क्षमता से, अपने परिश्रम से उसको देख करके उसका परिवर्तन करना है। तो शास्त्र केवल ज्योति है। हम कई बार शास्त्र पर अटक जाते हैं और कई बार आधुनिक शास्त्र पर अटक जाते हैं, और दोनों के बीच में तारतम्य कर नहीं पाते। और तब हमारे बहुत अच्छे विद्वान वैद्य भी चिकित्सा में असफल होते हैं, और हमारे अधिकांश जो छात्र हैं, मेधावी छात्र हैं, वे अध्ययन अध्यापन तो कर सकते हैं लेकिन चिकित्सा में असफल होते हैं। तो ये सब कारण क्या हैं? चिकित्सा में आज जो समय है, जिस समय में आप जी रहे हैं, अभी 1.5-2 साल से आप एक अजीब विडंबना में हैं। पूरे संसार का जो सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा विज्ञान है, वो इस कोरोना का निदान नहीं कर पाया, और उस निदान की असमर्थता के कारण अनेक प्रकार के ट्रायल एंड एरर हुए, और उसमें कई हमारे बंधु बांधवों की जान चली गई, और इतना खर्चा भी हो गया। और हम हजारों साल पहले और आज भी इस कोरोना के विषय में निश्चिंत हैं कि ये एक वातश्लेष्मिक सन्निपात है जो आगंतुक कारणों से हुआ है, और उसमें वात की व्यवस्था करनी है, श्लेष्मा की व्यवस्था करनी है, आगंतुक को अनागंतुक बनाना है, बस सन्निपात को तोड़ना है। इनके जो त्रिविध युग्म हो गया है उसको तोड़ना है, और बहुत सारे हमारे चिकित्सक बंधुओं ने ऐसा किया भी और वो सफल हुए। लेकिन संयोग या दुर्योग से उसको प्रतिष्ठा नहीं मिली, और जिसकी प्रतिष्ठा है वह सफल नहीं हुई। तो इसमें निदान की असफलताएं हैं, और निदान जिसने आयुर्वेद का थोड़ा बहुत भी इसमें दिमाग लगाया, अपने स्वयं धिया से जिसने उपयोग किया, वो इसमें सफल हो गया। बड़ा साधारण वैद्य भी सफल हो गया। तो कारण क्या है कि हमारा निदान उस संपूर्ण परिप्रेक्ष्य को बताता है जो किसी रोगी की चिकित्सा के लिए, और रोग की चिकित्सा के लिए, उसके मन की चिकित्सा के लिए, उसके दोषों की चिकित्सा के लिए, उसकी इंद्रिय की चिकित्सा के लिए, उसके धातु व्यवहार को सही लाइन पर लाने के लिए, उसके मलों का मोक्षण, उसके स्वप्नादि क्रियाएं, ये उसके क्षुधातृषादि क्रियाएं, ये सब सामान्य हो, इसको चिकित्सा कहते हैं, इसको साम्य कहते हैं। ये साम्य की स्थिति है। केवल बुखार है और बुखार नहीं है, ये चिकित्सा नहीं है। ये पॉजिटिव था और नेगेटिव है, ये चिकित्सा नहीं है। ये HRCT इतना था और इतना हो गया, ये चिकित्सा नहीं है। क्योंकि अभी भी हमारे पास में वो पोस्ट कोविड पेशेंट्स आते हैं और वो बहुत सारी बीमारियां लेकर के आते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस विषय को एक बार फिर से समझें और थोड़ा विस्तार से समझें। जो थोड़ी बहुत कमियां रह गई है उनको फिर से निराकरण करें, जिससे आप लोग जो हैं वो संपूर्ण रूप से समृद्ध हों। देखिए किस तरह की अपेक्षा है चरक को आपसे कि आप कल्पनाशील, वैद्य जो है उसका इमेजिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। उसकी औषध की बहुत सारी औषधियाँ एंडेंजर्ड है, बहुत सारी नहीं मिलती हैं, बहुत सारे आपके क्षेत्र में नहीं मिलती हैं, बहुत सारी असली नहीं मिलती हैं।
बहुत सारी उत्तम क्वालिटी की नहीं मिलती हैं, तो ऐसे स्थिति में आपको बहुत इमेजिनेटिव रहना पड़ेगा। तो इमेजिनेटिव रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जितने क्रिएटिविटी एक वैद्य में हो सकती है, युक्तिज्ञो परितिष्ठति। क्रिएटिविटी का मतलब आपके में युक्ति होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें कुछ युक्तियों की अपेक्षा करती है, औषध की अपेक्षा नहीं, कुछ युक्ति की अपेक्षा है। और हमेशा अपने आप के लिए क्रिटिकल होना चाहिए। कभी भी इस अहंकार की आवश्यकता नहीं है कि हमने ठीक कर दिया और यही होगा। अपनी कमियों को हमेशा निराकरण करना चाहिए। बी क्रिटिकल फॉर योरसेल्फ। दूसरी बात, आयुर्वेद की जब बात करते हैं तो लोग बहुत विस्तार में चले जाते हैं। पूरे उपनिषद और वेद और ये सब साथ में ले लेते हैं, संस्कृत और व्याकरण का गालमेल करते हैं, तो छात्र जो है वो भ्रमित हो जाते हैं। तो प्रिसाइज होना चाहिए, संक्षेप होना चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें कब हो सकती है कि जब वेद्य एक पोइटिक हो। ये शास्त्र क्यों इस तरह से संक्षेप में लिखे गए हैं कि शास्त्र अधिकतर जो है वो गद्य या पद्य में लिखे गए हैं, कविता है ये। तो साइंस को पोइटिक बनाना पड़ेगा। एक छात्र का मन तब लगेगा कि वो सूक्ष्म में उस पूरे विस्तार को समेट करके आप बताओ, कुछ शब्दों में बताओ। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस ढंग से। अब देखिए, हमारे पास में संक्षेप के लिए केवल 3 बिंदु हैं जिन्हें हमें निदान में ध्यान रखना है। और 3 बिंदु 3 दोषों को अभिव्यक्त करते हैं। इस शरीर में पहला बिंदु अन्न के बारे में 27वां सूत्र स्थान में लिखा है। सूत्र स्थान 27 के 348 श्लोक में, 37 सहस्राणि रात्रिणाम हित भोजनम जीवत्यनातुरो जंतु जीवित सम्मत सताम। आपको 100 वर्ष का पूजित श्रेष्ठ जीवन, अनामय जीवन चाहिए, तो 36,000 दिन रात तक हित भोजन करना अनिवार्य है। क्योंकि ये रोगों की श्रृंखला आहार से शुरू होती है। आहार संभवम वस्तु रोगाश्चाहार संभवा। ये शरीर और रोग दोनों ही आहार संभूत हैं, आहार के प्रोडक्ट हैं। जो हित आहार है वो स्वास्थ्य को, जो अहित आहार है वो अस्वास्थ्य या रोग को उत्पन्न करता है। तो 36,000 रात का मतलब 360 दिन का एक वर्ष, और ऐसे 100 वर्ष आपको जीना है और पूजित और श्रेष्ठ जीवन जीना है, तो ये हित भोजन आवश्यक है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने चरक के चिकित्सा के 15वें अध्याय में, गृहिणी अध्याय में कही कि आयुर्वर्णो बलम स्वास्थ्यम उत्साहो उपजय प्रभा। ये सब अग्नि में स्थित है। अग्नो प्राणा चाग्नि हेतु का, ये सब अग्नि हेतु हैं। और शांते अग्नौ म्रियते युक्तौ चिरम जीवत्यनामयः।
युक्तौ चिरम जीवत्यनामय। अग्नि अगर युक्त है तो चिरकाल तक अनामय जीवन जी सकते हैं और आयुर्वर्ण बल स्वास्थ्य उत्साह उपचय प्रभाव इत्यादि प्राप्त कर सकते हैं। तो अन्न के बाद में दूसरा नैदानिक विषय हमारा यह है कि उसकी अग्नि क्या है, और तीसरा चरक चिकित्सा के 28वें अध्याय में चौथा ही श्लोक वात के बारे में। अव्याहत गतिर्यस्य स्थानस्थौ प्रकृतौ स्थितः वीत रोग समाशतम। अगर यदि आपकी वायु की गति अनइंटरप्टेड मूवमेंट ऑफ द वायु है, वो वायु स्थानस्थ है, वायु अपने प्राकृत गुणों में स्थित है, तो वीत रोगों के बिना 100 साल तक जीना संभव है। जीवेत सोदिकम, है ना, वीत रोग समाशतम। तो पहली बात यह है कि हमारा आहार जो है, जिसको अब कफ बनना है, अन्न, जिसको शरीर का ऊर्जा द्रव बनना है, जिसको शरीर का बल बनना है, जिसको शरीर का ओज बनना है। प्राकृत श्लेष्मा प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा विकृतो मलुच्यते। तो शरीर में आहार जिसको हम कहते हैं, वही आहार जिसको हम प्रकृति में कहते हैं, वही शरीर में श्लेष्मा को निर्माण करता है, वही बल है, वही ओज है, वही रोगों से लड़ने की क्षमता देता है, नहीं तो वो रोग है। दूसरी बात कि पक्तिर नराणा ऊष्मणा पित्तादि जायते। पित्त से अग्नि, पक्ति, ऊष्मा ये शरीर में सामान्य होनी चाहिए, और जब ये सामान्य नहीं होगी तो विकाराश्चास्मते घोरान, घोर विकार उत्पन्न करता है। और तीसरी बात वायु, जब अन्न लिया, उसका पचन हुआ, उसमें आयुर्वर्ण बल स्वास्थ्य उत्साह उपचय प्रभाव हुआ, तो उसका पचन होने के बाद में उस आहार रस का उचित विक्षेपण भी होना चाहिए। वो युगपत होता है, सर्वतो होता है, अजस्त्र होता है और सदा होता रहता है। युगपत सर्वतो जस्त्रम देहे विक्षिप्यते सदा। तो ये तीन दोष इन तीन हेतुओं से सीधे संबंधित है, और तीन ही जगह आचार्य ने इनका ध्यान रखने के बाद में ये प्रतिज्ञा की है कि अगर इन तीन का ध्यान रखा जाए तो 100 वर्ष तक बिना रोग के जिया जा सकता है, और 100 से अधिक। वात के प्रकरण में तो जीवेत 100 अधिकम, वो अधिक भी जी सकता है। तो ये जो स्थितियां हैं, केवल 3 ही निदान तो आपको करने हैं। जब पेशेंट हमारे पास में आता है तो उसका हित आहार कितना है और अहित आहार कितना है, ये बड़ा सामान्य प्रश्न है। आजकल हम देखते हैं कि अहित आहार से स्वास्थ्य कैसे हो सकता है। और आहार में जितने माइग्रेशंस हैं, जितने एडल्ट्रेशंस हैं, जितने सब क्वालिटी डाइट्स हैं, वो सब आ गए। तो इसलिए सबसे बड़ा निदान तो वही है
क्योंकि रोगाश्चाहार संभवा। तब आयुर्वेदीय निदान के अतिरिक्त कोई भी दुनिया का चिकित्सा शास्त्र आहार का निदान करता ही नहीं है कि इसका अहित तत्व क्या है। और इसी के लिए 4 अध्याय लिखे गए। यज्ञपुरुषीय अध्याय, जिसमें बताया गया कि हिततम आहार क्या है। और फिर आत्रेय भद्रकापी अध्याय कि किन रसों का कितनी मात्रा में किस प्रकार से सेवन करने से क्या होगा, किन गुणों से आहार युक्त होना चाहिए, किस तरह से वो परादि गुणों को प्राप्त होगा। आत्रेय भद्रकापी अध्याय। फिर अन्नपान विषयक अध्याय इतना विस्तार से कि आहार के अनेक प्रकार के 11 वर्ग, और उस वर्ग में आहार भी, दुग्ध भी, जल भी और क्षीर भी, इक्षु भी, सब प्रकार के सूख धान्य, समी धान्य, है ना, शाक वर्ग, फल वर्ग, मांस वर्ग, सुरा वर्ग, मध्य वर्ग, सब प्रकार के आहार किस प्रकृति को, किस व्यक्ति को, किस रोग को कौन से आहार की आवश्यकता है, ये पूरा विस्तार से लिखा है। तो आयुर्वेदीय निदान उन 4 अध्यायों में, और चौथा विविधाशित पीतीय अध्याय। विविधाशित पीतीय अध्याय में किस प्रकार से उन आहार का वो कालवद अनुवस्थित होकर के रस रक्तादि धातुओं का निर्माण करके और किस प्रकार से शरीर का पोषण करेगा, और कब वो प्रदुष्ट हो जाएगा। प्रदुष्ट हो जाएगा तो धातु प्रदोषज, मल प्रदोषज, इंद्रिय प्रदोषज रोग कैसे होंगे। तो ये 4 अन्नपान विषय के अध्याय बता दिए। फिर निर्देश चतुष्क बताया कि ये साध्य है, ये असाध्य है, ये चतुष्पाद होने पर साध्य है, ये चतुष्पाद नहीं होने पर असाध्य है। ये चतुष्पाद होते हैं, ये साध्य असाध्यता होती है। और ये वात कला कलित है, केवल देखिए वात कला कलित है। क्यों कि इसमें जो पूरे शरीर में इन दोषों का जो नेता है, जो अनुनेता है, वो वात है। इसलिए केवल वात कला कली अध्याय। और वात कला कली अध्याय में समस्त प्रकार की फिजियोलॉजी, पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी, वायु तंत्र, यंत्र धरा, प्राण उदान समान व्यान अपान आत्मा, सर्वेन्द्रियार्थानाम अभिवोड़ा, सर्वेन्द्रिय सर्वधातु व्यूह कर, अनुसंधान कर शरीर से दोषाणाम अवशोषणम दोषाणाम क्षेपता बहिर्मलानाम कर्ता गर्भाकृति नाम स्थूलानुसूत्साम वित्ता। और आयुषो अनुवृत्तिर प्रत्यय भूतो भवत्यकुपिता वायु। इस आयु की अनुवर्तन में, इसके मेंटेनेंस में, इस लाइफ के हेल्दी मैनेजमेंट में अकुपित वायु की ये 16 कलाएं हैं। ये these 16 philosophy, physiology as covering whole body activity, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत कितनी प्रकार की, और मन से लेकर के इंद्रिय तक की, फिर अंतःकरण की, बाह्यकरण की, मलों की, दोषों की, धातुओं की, गर्भ की और गर्भ के विकास की, स्रोतस की और अग्नि की, समीरण हो अग्नि, हर्ष उत्साहो योनि, प्रकृति शब्द स्पर्शी हो। तो ये सारी जो कलाएं हैं, यही हमारी फिजियोलॉजी है। और इसका ध्यान रखना है। इस शास्त्र का संक्षेप कर रहा हूँ मैं, इसलिए कि कम से कम निदान के लिए इतना पेज आप नहीं पढ़ेंगे। तो ये एक निर्देश चतुष्क का लास्ट अध्याय। उसके बाद में कुछ कल्पनाएं हैं, स्नेहन की, स्वेदन की, है ना, चिकित्सा प्रवृत्ति, ये सब कल्पनाएं हैं। फिर
एक अध्याय है कियंत शीर्षी अध्याय। यहाँ पर निदान, यहाँ पर पहुँचने के बाद में आपको चिकित्सा के लिए अगर प्रवृत्त होना है तो सबसे पहले ये देख लें कि उनके 3 प्रधान जो मर्म हैं वे स्वस्थ हैं या नहीं। सिर, हृदय और बस्ती, ये त्रिमर्म में यदि कोई डैमेज है तो चिकित्सा का रास्ता बहुत दुर्गम है। तो सबसे पहले कियंत शीर्षे, जबकि निदान, चिकित्सा, विमान, शारीर, इंद्रिय, कल्प, सिद्धि सब स्थानों से पहले त्रिमर्म की बात करते हैं। प्रवृत्त होने से पहले, आप रोग की गणना से पहले त्रिमर्म की बात करते हैं। क्यों करते हैं कि यहाँ पर इसी अध्याय में आप थोड़ा सा चरक पढ़ते हैं तो इस अध्याय में पहले शिरोमर्म, फिर कियंत शीर्षी, नाम ही यही है शीर्षी अध्याय, दूसरा हृदमर्म और तीसरा बस्ती, इनके कारण लक्षण लिख दिए। और इसके तुरंत बाद में लिखा कि त्रिमर्म जो है उनकी दृष्टि का कारण धातुओं के क्षय होते हैं। धातु क्षय भी इसी अध्याय में। कारण क्या है कि हमारे यहाँ अवयव की परिभाषाएं नहीं है। अवयव की फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी और पैथोलॉजी है ना, ये सब बड़े बड़े वॉल्यूम बने हुए हैं मॉडर्न में। हमारे यहाँ तो इन सबको एक एक शब्द में कह दिया कि सोनित फेम प्रभुर है ना, यकृत प्लिया जो है रस रक्त व स्रोतस के रक्त व स्रोतस के मूल हैं। हृदय जो है वो रस व स्रोतस का मूल है। एक एक शब्द। क्यों? ये फिजियोलॉजी और एनाटॉमी के बिना कैसे चिकित्सा करेंगे आप इन त्रिमर्मों की? कैसे निदान करेंगे आप? बहुत बड़ी बड़ी कार्डियोलॉजी की यूनिट है ना, और उसमें तो बहुत सारे मैकेनिज्म आ गए हैं। आप तो पूरी की पूरी एंजियोग्राफी कर सकते हैं, कैमरा से कनेक्टेड है, पूरी सर्जरी लाइव करती। तो ये सब क्या है? देखिए, आयुर्वेद के लिए कितनी आवश्यक थी ये सब चीज़ें, लेकिन क्यों नहीं लिखा गया? इसलिए नहीं लिखा गया कि धातवो ही धात्वारा प्रकृतिम अनुवर्तन्ते। धातवो ही धात्वाश्रया, आश्रय और धातु एक ही हैं। जो परिणाम आपद्यमान है वो धातु है, जो परिणाम प्राप्त है वो आश्रय है। इसलिए उसी अध्याय में धातु क्षय का वर्णन किया गया है कि यदि धातु क्षय होगी तो ये तीनों मर्म जो हैं ये सुरक्षित नहीं रहेंगे। और भी मर्म, और भी अवयव, लेकिन इन 3 मर्मों को आप ध्यान कीजिए, क्योंकि धातु क्षय होगा तो ये मर्म सुरक्षित नहीं है। और ये धातु क्षय का अध्याय इसमें देने का अभिप्राय ये है कि आप हृदय की चिकित्सा करें उससे पहले रसक्षय की चिकित्सा करें। और रसक्षय अगर पूर्ति हो गई तो चिकित्सा हो जाएगी, क्योंकि रस का परिणाम है हृदय। रस परिणाम आपद्यमान धातु है। रस आहार रस और हृदय के बीच का धातु है, और रस ही वो रिपेयरिंग एजेंट है जो हृदय को रिपेयर करेगा। लोग आगे एंजियोग्राफी और बाईपास और स्टेंटिंग करवा के आते हैं और फिर भी हृदय को पकड़ कर चलते हैं। क्यों? कि उनका रसक्षय के कारण से हुआ था और रसक्षय दूर हुआ नहीं, उल्टा उनको घी तेल खाना पीना सब मना कर दिया। उबली हुई सब्जियां लें और सूखी रोटी लें,
तो उसके रसक्षय की पूर्ति हुई नहीं, और घटते सहते शब्दम नौत्सैर द्रवती शूल्यते हृदयम ताम्यते स्वल्प चेष्टस्यापि रसक्षय। थोड़ी भी चेष्टाएं भी नहीं कर सकता, क्योंकि हृदय में खिंचाव होता है। क्यों? ये रसक्षय है। तो ये जो क्षय है, धातुओं का क्षय है, यही अवयव का स्वरूप है। ये डायग्नोजिबल एरिया है। हमारे पास मशीन नहीं है, लेकिन घटते सहते शब्दम, सहते शब्दम न उच्चई सहते वातम न, है ना। शीत वात आतप सहत्व असहत्वम अनिश्चितम, ये रसक्षय का लक्षण है। उसकी सहन शक्ति खत्म हो रही है, रसक्षय का लक्षण है। बालेभ्य प्रद्वेष गुरुणाम वाक्येषु अभ्यसूया, गंध माल्य लेपन प्रद्वेष अन्नद्वेष। हेलो, धातुएं जो है वो आशय को, अवयव को बनाती है, और धातु क्षय का निदान बहुत संभव है। तो यदि हम आशय का निदान नहीं कर पाते हैं, तो धातु क्षय का निदान तो कर पाते हैं। तो म्लाना रक्त संक्षय, रुक्षा स्फुटिता म्लाना तो रक्त संक्षय। तो स्फुटित त्वचा, म्लान त्वचा, रुक्ष त्वचा, ये तो सब दिख ही रहे। प्रततम वात रोगिणी क्षीणे मज्ज निदेहिना सीरियंती वचास्थीनी, ये सब दिख रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में जब जो विजिबल क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं, उनको क्यों इग्नोर करना इस मशीन के लिए? और वो तो हमारे देश जैसे देश में सबको अवेलेबल होगी ही नहीं। तो हमारा निदान कितना पोटेंट है कि हम धातु क्षय के आधार पर उसके अवयव का एक एक्सरे कर रहे हैं, उसका स्क्रीनिंग कर रहे हैं। और आचार्य का आदेश है कि यदि आपको त्रिमर्म जानना है तो आप सिर में घुस ही नहीं सकते अंदर, लेकिन इन धातुओं के क्षय को देख लीजिए तो आपको परिज्ञान हो जाएगा। और यदि ये भी नहीं कर पाए तो एक और उदाहरण दिया है कि ओजक क्षय को देख लें, केवल एक, उसका विस्तृत व्यापक और क्षय है क्या, तो आप समझ लीजिए कि ये तीनों मर्म अब नहीं बचेंगे। तो ये सारा उसी अध्याय में बताया गया है। एक उदाहरण वहाँ दिया गया है मधुमेह का और प्रमेह पीड़िकाओं। इसके लिए कोई इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास में आप्तोपदेश, इतना समृद्ध आप्तोपदेश है कि उससे आप मर्म तक का डायग्नोस कर रहे हैं। 18वां अध्याय, 18वें अध्याय में त्रिशोथी अध्याय। देखिए, सभी रोग का बेसिक जो चीज़ है वो इन्फ्लेमेशन है। वो चाहे आगंतुक कारण से हो, चाहे निज कारण से हो, समझे ना। तो ये मॉडर्न अब समझा है ये बात, बहुत वर्ष बाद में, करीब 100-200 साल पहले, हम हजारों साल पहले बता चुके हैं कि त्रिशोथ वो पहले लोकल होगी और फिर सार्वदेहिक होगी, एकांग में होगी, अधरांग में होगी, ऊर्ध्वांग में होगी, वामांग में होगी, दक्षिणांग में होगी, अवयव में होगी, दीवाबली होगी, रात्रिबली होगी, पिटिंग होगा, ऊष्मास्यात् दवथु शिराणाम आयाम होगा। तो ये जो शोथ है ये बेसिक फंडामेंटल डिजीज है। इसका मतलब डिजीज प्रोसेस इज बिगिन नाउ। और वो आगंतुक और निज दोनों कारणों से हो सकता है।
और वो निदानार्थकर कारणों से 18 व्याधियाँ भी बताई गई उसी, सर्दी, अल्सर, विसूचिका, अतिसार इत्यादि। उन 18 कारणों से भी हो सकता है, उन व्याधियों से ग्रस्त होने पर भी हो सकता है। तो शोथ रोग जो है वो एक फंडामेंटल, एक फाउंडेशनल डिजीज है। इसलिए रोग क्रम में बढ़ने से पहले उन्होंने कियंता शीर्षीय में त्रिमर्म, धातुक्षय और ओज बता दिया, और उसके बाद में शोथ बताया कि शोथ पूर्वक होंगे वो। अब ये शोथ जो है ये वातिक, पैतिक, श्लेष्मिक और सान्निपातिक शोथ लोकल अगर होंगे तो इस तरह से होंगे जो रोहिणी और तक पहुंच गए, है ना, जो ग्रसनिका से लेकर के, कंठ से लेकर के और रोहिणी तक पहुंच गए। इस प्रकार के शोथ जो है वो इंडिकेशन है, वो निदान है कि रोग की अवस्थाएं कहाँ तक पहुंच चुकी है। इसलिए वो निदान का अध्याय है, और उसमें ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि तयेव अपरिसंख्येया विद्यमाना भवन्ति रुजा वर्ण समुत्थान स्थान संस्थान नाम भी। रोग अपरिसंख्य हो सकते। आप मॉडर्न निदान देखिए, कोई भी मॉडर्न निदान, आपके पास में बहुत सारे फाइल्स लेकर के लोग, बच्चे आते हैं, पेशेंट आते हैं, उनका एक ही निदान होता है कि वो किसी न किसी तरह की गैस्ट्राइटिस, ड्यूडेनाइटिस, कॉलेसिस्टाइटिस, है ना, कोलाइटिस, है ना, या फिर किसी वैज्ञानिक के नाम से रेनॉल्ड डिजीज, क्रॉन्स डिजीज, इस तरह के लेकर के आते हैं। तो ये क्या निदान है? ये एक अवयव की शोथ एक नाम है, ये रोग नहीं है, ये एक लक्षण है जिसका नाम है, और हमें उससे कंफ्यूज और हो जाते हैं कि हम उसमें अटक के रह जाते हैं। और रेनॉल्ड्स को जो है वो गूगल में तो देखते हैं, गैस्ट्राइटिस देखते हैं, और आयुर्वेद भूल जाते हैं, उसमें दोष दोषी की परिकल्पना भूल जाते हैं, उसके आहार की बात करना ही छोड़ देते हैं, वो निज है या आगंतुक है ये विचार करना ही छोड़ देते हैं, वो मर्म तक पहुंच गया है या किसी धातु क्षय के कारण से है ये विचार करना भूल जाते हैं, वो धातु का क्षय के कारण से है या प्रदोषज कारणों से है ये भी भूल जाते हैं। तो समस्या क्या है कि रोग तो अपरिसंख्येय होंगे। क्यों? कि रुजा, वर्ण, समुत्थान, स्थान, संस्थान और नाम, इनके कारण से रोग विभक्त हो रहे हैं। तो रोगों के इस नामकरण की समस्या से आप घबराए नहीं। विकार नाम कुशलो नजरियात कदाचन, इसलिए इसकी बात नहीं है। क्यों? कि तस्मात् विकार प्रकृति अधिष्ठानांतराणि च समुत्थान विशेषाश्च बुद्ध्वा कर्म समाचरे यो एभ्य तृतीयं ज्ञात्वा कर्मण्यारभते विषय। जो इन तीन को जान करके चिकित्सा कर्म का प्रारंभ करता है, न स रोगास मोह्यति, वो मोहग्रस्त नहीं होता है। और बाकी तो मोह ही मोह है। यदि आप उसको कोलाइटिस या कोलिसिस्टाइटिस मानते हैं तो आपको मोह है, और उसका इलाज नहीं है हमारे पास में। वस्तुतः हमारे पास में धातु का, दोष का, मल का, साम्य का इलाज है, अग्नि का इलाज है, वात के अव्याहत आवागमन का इलाज है। तो इनको हमें निदान करना पड़ेगा ना चिकित्सा के लिए। ये विकार प्रकृति, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डिजीज क्या है, अधिष्ठानांतराणी, उसका राउट क्या है, कितनी जगह से ट्रेवल किया है उस पैथोजन ने, और किस जगह उसने कैवेगुंडे किया है, किस जगह स्थान संस्कृत किया है, कहाँ कहाँ प्रस्तुत हो गया है।
और समुत्थान विशेषण से कौन कौन से ट्रिगर फैक्टर्स हैं, कौन कौन से उसके ट्रिगर फैक्टर्स बढ़ने बढ़ाने के घटाने के कारण क्या है, कब उसका प्रश्रम होता है, कब विसर्ग होता है, कब उग्र होता है। बस ये 3 बातें जाननी है और रोग हो जाएगा ठीक। तो आयुर्वेदीय निदान केवल निदान स्थान के 8 अध्यायों में नहीं है, यहाँ से शुरू हो गया है पहले अध्याय से, असात इंद्रियार्थ संयोग से, और उसके बाद में 18वां अध्याय के बाद में 19वां 20वां अध्याय उनकी गणना करते हैं। फिर 21वां अध्याय एक और अध्याय विशेष बताया कि ये तो निंदनीय है। अगर आपका रोगी त्रिमर्म का नहीं है, शोथ का नहीं है, ये रोगों का नहीं है, तो ये रोगी निंदनीय है। क्यों कि ये क्या है कि कुछ स्पेशल डिजीजेज हैं, इनके लिए आपको जनरल संप्राप्ति से काम चलेगा नहीं। जो स्थौल्य की संप्राप्ति रसदोषज विकारों में है वो यहाँ नहीं है, जो प्रमेय में है वो यहाँ नहीं है। यहाँ मेधसा आवृत मार्गत्वा चरण संदुक्षित वो मेधसा आवृत है और उसके कारण से एक अलग प्रकार की व्याधि हो रही है। ये मेदोजनित स्थौल्य है, रस निमित्त स्थौल्य नहीं है, क्लेद निमित्त स्थौल्य नहीं है, भोजन निमित्त स्थौल्य नहीं है। ये मेधसावृत स्थौल्य है, निंदित है, और इसमें ये 8 लक्षण है, इसके दोष है। ये स्थूल है, ये कृष्ण है, ये अतिलोम है, अलोम है, ये घोर है, अतिकृष्ण है, वामन है, ये दीर्घ है। तो ये एंडोक्राइनोलॉजिकल कुछ फैक्टर्स हैं, भूताग्निजन्य विकार है। इनमें क्या है कि आप अलग निदान कीजिए। आप जब चिकित्सा करते हैं तो पेशेंट एपरेंटली नॉर्मल फिजिक का है या एबनॉर्मल फिजिक का है, इस बात का तो ध्यान आपको देखते ही पड़ जाता है। और एबनॉर्मल फिजिक में है तो वो क्या फिजिक में संगनन की विशेषता क्या है, और उसके लिए एक चिकित्सा भी भिन्न है, वो उस अध्याय में बता दी। फिर लंघन मृंगणी अवतर्पण संतर्पण, कौन किसको क्या करना है, ये चिकित्सा की बात है। लेकिन 24वां अध्याय फिर विधि शोणिती अध्याय, एक और नई प्रॉब्लम आ गई है कि जब चिकित्सा करते हैं शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष सब चिकित्सा क्रम कर लिए, हमने लंघन मृंगण भी कर लिया, रुक्षण स्नेहन भी कर लिया, शीतोष्ण उपचार भी कर लिए, ठीक नहीं हो रहा, तो रक्तजातान विभावये, उनको रक्त व्याधि मानना चाहिए। ये कहाँ से आ गया? वातिक पैतिक श्लेष्मिक 3 व्याधियाँ थी हमारे पास में, और हम पूरी तैयारी करके आए थे कि इनको तो ठीक कर लेंगे। लेकिन आचार्य कहते हैं कि प्रदुष्ट बहु तीक्ष्णोष्ण मध्यैरण्यैश्च तद्विधै शोणितम संपुरुष्य, इन सब कारणों से शोणित की दृष्टि होती है। और ये जो शोणित है ना, ये युनक्ति प्राणिनाम प्राण शोणितम यनुवर्तते, ये पूरे शरीर का सेंट्रल सप्लाई सिस्टम है, जो पूरे शरीर में प्राण को डिस्पेंस करता है, लाइफ को डिस्पेंस करता है। पूरे शरीर के एक एक सेल को, एक एक अणु अणु को एनर्जी से संयुक्त करता है। ये युनक्ति प्राणिनाम प्राण शोणितम, ये सब शोणितानुवर्ती है। लाइफ जो है वो शोणित पर डिपेंड करती है। जीव रक्त है, रक्तम जीव इति स्थिति, रक्त में जीवन स्थित है, इसलिए इसका स्थान अलग है, इसके कारण अलग हैं, इसके रोग अलग हैं। और मद मूर्छा संन्यास, अगर ये रक्त दुष्ट हुआ है तो उसकी चेष्टाओं की विकृति होगी,
मद के रूप में, और संज्ञा की विकृति होगी मूर्छा के रूप में, और चेतना की विकृति होगी संन्यास के रूप में। और ये सब रोगों से अलग है, इसलिए ये 24वां अध्याय भी लिखती है। अब बाकी 4 अध्याय जो है वो अन्नपान विषयक अध्याय है, और लास्ट में 2 संग्रह अध्याय। ठीक है, तो जो संग्रह अध्याय है उसमें प्राणायतन भी बता दिए और चेतना का स्थान भी बता दिया। हाँ, और जो यज्ञ पुरुषीय में कुछ उत्कृष्ट चीज़ें रह गई थी, अहिंसा, प्राणायाम, प्राणवर्धनानाम। अब निदान स्थान की बात करते हैं। देखिए 8 अध्यायों में इसने समापन कर दिया निदान का, जबकि चिकित्सा में 30 अध्याय लिखे। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हमारे मित्र रंजीत निम्बालकर वो इस बात पर बहुत अच्छा बोलते हैं कि गणित में 0 से 9 तक की संख्याएं होती हैं, और उनसे लाखों संख्याएं बनती हैं, अरबों खरबों संख्याएं बनती हैं, समझे ना। केवल 9 संख्याएं और एक 0 होता है। इसी तरह से इंद्रधनुष में कुछ रंग होते हैं जो नेचुरल होते हैं, उसके बाद में तो अनेक रंग बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जो ये एक एक रोग नहीं है, एक एक रोग प्रकार है। और जितने जड़ संबंधी रोग हैं, जो इंद्रिय और मन संताप, देहेंद्रिय मन संताप करने वाले रोग हैं, वो एक ग्रुप के रोग हैं। जितने ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं वो एक ग्रुप के रोग हैं। जितने पेन डिसऑर्डर्स हैं वो एक ग्रुप के रोग हैं। जितने क्या है कि निदान दोष दूष्य विशेष के कारण से भावाभाव प्रतिविशेष के अभाव से होंगे, जो इम्यून डिफिशियंसी से होंगे, वो रोग अलग है। जो स्किन में डिसऑर्डर्स होंगे और शरीर में कहीं नहीं होंगे, वो रोग अलग है। जो साहस राजयक्ष्मा विश्वासन धातुक्षय से होने वाले रोग अलग हैं, और बुद्धि विभ्रम से होने वाले अलग है, स्मृति विभ्रम से रोग होने वाले अलग हैं। तो ये जो 8 अध्याय है, ये 8 वर्ग है रोग के, जिनके आधार पर ही आगे के वर्ग बने हैं। लेकिन चिकित्सा में थोड़ा बहुत भेद होने के कारण से चिकित्सा में 30 अध्याय बता दिए। लेकिन ये भी उदाहरण के तौर पर, रोग 30 ही कहाँ होंगे, रोग तो कई हो सकते हैं। अभी आप ICD-11 की बात करें तो वहाँ तो हर एक लक्षण एक रोग की क्षमता में है, और उसकी एक चिकित्सा अलग है। तो इतने सारे लक्षण के लिखने की तो संभावना नहीं थी, लिखा नहीं जा सकता। तो क्या करेंगे, हम एक ग्राफ देंगे, हम एक मैप देंगे, डिजीज़ का, पैथोलॉजी का एक मैप बना देंगे, है कि रस दुष्टि होगी पित्त के साथ में तो ये होगा, और पित्त के साथ में रक्त की दृष्टि होगी तो ये होगा, और वात की दृष्टि होगी तो ये होगा, श्लेष्मा की दृष्टि होगी तो ये होगा, क्लेद के साथ में होगी तो ये होगा, और 10 और दूषियों के साथ में होगी तो कुष्ठ होगा। ठीक है ना। तो वहाँ पर एक दोष का व्याकरण है, धातुओं का व्याकरण है, स्रोतस का व्याकरण है, और उन लक्षणों के होने की प्रक्रिया है। तो जब निदान हम करते हैं तो चाहे हम इन 8 में से ही कोई निदान कर लें, जितने प्रकार के रोग हैं उनमें से इस 8 में से किसी न किसी वर्ग में उनको डाला जा सकता है, निश्चित बात है। अब वो चाहे टाइफाइड है, चाहे कोरोना है, चाहे वो श्वसनक ज्वर है, चाहे वो स्वाइन फ्लू है, चाहे वो मेनिंजाइटिस है, वो सब ज्वर में समाहित हैं। इसीलिए ज्वर को इतना विस्तार से लिखना पड़ा। उसके आगंतुक भेद भी लिखे, उसके धातुगत भेद भी लिखे, उसके आभ्यंतर और बाह्य भेद भी लिखे,
उसके मृदु और दारुण भेद भी लिखे, उसके निराम पच्यमान और साम भेद भी लिखे, है ना, और उसको सन्निपात के अनेक प्रकार के भेद भी लिखे, समसन्निपात तक। तो ये सन्निपात, ये द्वंद्वज, ये धातुगत, ये आगंतुक भेद बाकी सब रोगों में भी होंगे। ज्वर एक उदाहरण था, उसमें बता दिए, बाकी सब रोगों में अप्लाइड है। इसलिए क्या है कि उसको थोड़ा विस्तार से दिया। अब देखिए कि निदान हम जब करते हैं तो उसमें आचार्य कहते हैं तत्र ज्ञानवताम भी द्विविधा परीक्षा, कि आप प्रत्यक्ष और अनुमान करने चले हैं, लेकिन पहले आपका एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है कि कैन यू प्रोसीड फॉर द प्रत्यक्ष एंड अनुमान, है ना, इफ़ यू आर हैविंग द आप्तोपदेश। अगर आपके पास आप्तोपदेश नहीं है तो यू कैन नॉट प्रोसीड फर्दर। ज्ञानवताम, आप्तोपदेश मीन्स शास्त्रोपदेश, और शास्त्रोपदेश की संज्ञा क्या है कि शास्त्र में आद्यंत, आदि से लेकर के अंत तक जितने उपदेश कहे गए हैं वे सभी उपदेश, वे इस व्याधि से संबंधित नहीं, इस पुरुष से संबंधित भी, इस देश से संबंधित भी, इस काल से संबंधित भी, इस प्रकृति से संबंधित भी, क्योंकि रोग कोई सत्ता नहीं है, रोग कोई भाववाचक संज्ञा नहीं है, रोग रोगी के अंतर्गत है, और रोगी जो है उसके बहुत सारे परिलक्षण हैं। देशम, दूष्यम, बलम, कालम, प्रकृतिम, अनलम, वयः, सत्वम, सात्म्यम तथा आहार प्रकृतिश्च पृथक विधा, सूक्ष्म सूक्ष्म समीक्षेशा दोषौषध निरूपण। औषध निरूपण के पहले, दोष निरूपण के पहले, बिफोर यू प्रोसीड फॉर द ट्रीटमेंट, डेफिनेटली वी गॉट द डिजीज, नेम ऑफ द डिजीज, हमें पता लग गया कि इसको क्या रोग है। लेकिन रोग ए को है या बी को है, उससे उसकी चिकित्सा में भेद है। ये निदान की विशेषता, आयुर्वेदिक निदान की विशेषता ये है कि आयुर्वेदीय निदान बताता है कि ए का ज्वर और बी का ज्वर समान दोष, समान धातु, समान स्रोतस वाला, समान लक्षण वाला होते हुए भी चिकित्सा में विपरीतता है। क्यों? कि ये अस्मिन देशे जाता है, अस्मिन समृद्ध, अस्मिन व्याधिता, इस देश का प्राणी के साथ में ये होते हैं, इसका सादगुण्य ऐसा है। तो इसलिए क्या है कि चिकित्सा आयुर्वेद की कितनी, ये जटिलता नहीं है, ये प्रैक्टिस की बात है कि अगर आप शास्त्र को श्रद्धा के साथ में अभ्यास करते हैं तो ये बड़ा सरल है। नहीं तो अंगुलियों पर गिनने के लिए केवल रखते हैं तब तो बहुत लंबा काम है। ये तो बड़ा सरल सा काम है। सीधी सी बात ये है कि ये पता लग जाता है कि ये आदमी प्राच्य है, ये प्रतीच्य है, ये सैंधव है, ये जो है वो सौराष्ट्र का है, वो नाम पता बताता है कहाँ से आया। और अब आपको उसकी जियोग्राफी मालूम होनी चाहिए कि कहाँ है, क्या खाता पीता है, वहाँ पर क्या आहार है और ये क्या खा रहा है, इसकी जेनेटिक इनहेरिटेंस क्या है, इसको जेनेटिकली सूटेबल क्या है और जेनेटिकली अनसूटेबल क्या है। और वो विरुद्धाहार जो उसने प्रत्यात्मनीयता प्रकृति के आधार पर किए हैं, जो देश काल जाति कुल इत्यादि के विपरीत है, तो वे म्यूटेशंस करते हैं। वो रोग उत्पन्न सीधे नहीं करेंगे, वो म्यूटेशंस में जाएंगे
और म्यूटेशंस का इफेक्ट होगा। कब होगा? कि एक उम्र के बाद होगा, और हो सकता है कि नेक्स्ट जनरेशन में। तो ये जो वैरोधिक प्रक्रियाएं हैं, इन सबको रोग के साथ साथ जानना आवश्यक है। क्यों? कि रोग की चिकित्सा में ये फैक्टर सहायक भी हैं और बिना औषध के चिकित्सा हो सकती है, यदि आप जानते हैं। केवल आहार से चिकित्सा हो सकती है। और असंशय सिद्धि हो सकती है। अगर केवल रोग की चिकित्सा कर रहे हैं, ये यदृच्छा सिद्धि है। क्यों? कि आप एक रोग की चिकित्सा कर रहे हैं, उस रोगी को यही दिया है, संजीवनी दिया है, एक को लक्ष्मी विलास, एक को मृत्युंजय, एक को आपने त्रिभुवन कीर्ति, एक को ज्वरांकुश, एक को सुदर्शन, एक को संशमनी वटी। क्यों दिया? यादृच्छिकी कि आपकी इच्छा थी, या एक्सीडेंटली जो अवेलेबल था, या ये निदान करके कि ये इस देश काल परिस्थिति का आदमी है, इसलिए इसको ये सूट करेगा। तो यदि देश सिंदूष्यम बलम कालम ज्ञान करके दिया गया है, तो ये एक डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा, ये एविडेंस तैयार हो जाएगा, है ना, और ये असंशय सिद्धि का कारण बनेगा। और जो अवेलेबल था वो दे दिया, क्या कौन सोचे इतनी बात? या सब में ठीक होता ही है, पहले भी ठीक हुआ है, तो वो भी एक्सीडेंटली ठीक हुआ था, ये भी होगा, लेकिन उससे आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा, उसका आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा, उससे वो यदृच्छा सिद्धि मानी जाएगी। तो असंशय सिद्धि के लिए रोग और रोगी दोनों में सूक्ष्माति सूक्ष्म ज्ञान, और ये बहुत जटिल प्रक्रिया नहीं है, मैं आपको निश्चित बता रहा हूँ, ये बहुत साधारण प्रक्रिया है, ये आवश्यक है। और इसीलिए आचार्यों को एक विमान स्थान लिखना पड़ा निदान के बाद। उसमें लिखना पड़ा कि सबसे पहले तो रस ही ग्रहीता है, जिह्वा जो है वो फर्स्ट रिसीवर ऑफ दिस नेचर है। प्रकृति से जो पंचभूतात्मक आहार लिया, जो भूत है, जो फिजिक्स है, उसको बॉडी अपनी केमिस्ट्री में डालेगी, और उस केमिस्ट्री के बाद में बॉडी में वो तब जाने लायक होगा जब वो बॉडी की बायोलॉजी के अनुसार बन जाएगा। तो सबसे पहले ये फिजिक्स है, नेचर का फिजिक्स है। नेचर में भूत संघात के रूप में, वो पंचभूत के रूप में जाता है, लेकिन वो भिन्न संघात होते ही हमारी केमिस्ट्री में मिल जाता है, बायोकेमिस्ट्री में मिल जाता है। और भिन्न संघात होने के बाद में जब वो शरीर द्रव के साथ में विलीन होता है, तो वो जीव बन जाता है, और वो जीव विज्ञान हो जाता है। तो इसलिए ये जो प्रकृति को जीव बनाने की प्रक्रिया, ये शरीर के माध्यम से होनी है, और इस जीव की अलग अलग क्षमताएं हैं। क्यों? कि ये जीव अलग अलग देश, दूष्य, बल, काल, प्रकृति, अनल, भय, आत्म, सत्व इत्यादि वाला है। इन सब की क्षमताएं भिन्न भिन्न हैं, इन सब के साथ में भिन्न भिन्न है, इन सब की वय भिन्न भिन्न है। तो ये जो भिन्नता है, ये उसके रोगों को बलवान करेगी या निर्बल करेगी, इसलिए ये आवश्यक है। तो रस विमान अध्याय लिखा पहला। क्यों? कि रसो निपाते द्रव्याणाम, कि जैसे ही रस जीभ पर पड़ता है, वैसे ही शरीर के को संदेश चले जाते हैं मस्तिष्क को कि इसने इस रस की अधिकता वाला कोई पदार्थ खाया है,
और इसको इस प्रकार के पाचक रसों की आवश्यकता है। वे पाचक रस उसको जेनेटिकली मिले हुए हैं और वे उस रसों का पाचन करते हैं। लेकिन क्षार, अम्ल, पिप्पली और लवण अधिक मात्रा में नहीं लेने चाहिए। घृत, तेल और मधु का अधिक मात्रा में उपयोग किया जा सकता है। आसन, प्रविचार और अष्टविधि आहार आयतन का ध्यान रखना चाहिए। ये बात उसी अध्याय में लिखी गई है। अगर आप निदान पढ़ते हैं तो विमान भी पढ़िए, और विमान के उसी अध्याय में आसन प्रविचार क्यों लिखे गए हैं कि वो साथ में है या नहीं। और तेल, घृत, मधु क्यों लेते हैं कि साधगुण्य करने के लिए। तो साथ में और साधगुण्य विज्ञान है ये रस विमान। इस शरीर की बायोलॉजी को वो फिजिक्स और केमिस्ट्री जो नेचर की है वो सूट कर जाए किसी तरीके से, और इसके लिए इतने नियम उपनियम हैं। आसन, अजलपन बोल ही नहीं पाता है, तो इसका मतलब वो क्षमता से कहीं अधिक है, और उसकी क्षमता से अधिक है तो वो अजीर्ण होगा, विसूचिका होगा, अल्सक होगा, विलंबिका होगा, आम प्रदोषित रोग होंगे, अन्नगत आम बनेगा। अन्नगत आम बनेगा तो ये लक्षण होंगे, या तो वो सूल के समान होगा या फिर वो अग्रिम जो भोजन काल है उसको उपस्थित करने में आलस करेगा। तीसरा अध्याय तो बहुत इम्पोर्टेंट है, जनपदोध्वंस, और आजकल वही प्रॉब्लम चल रही है। देखिए, ये भी निदान का एक हिस्सा है कि देश, काल, जल और वायु, इनका एक साथ प्रदूषण, ऐसा भयानक समय जिसमें हम जी रहे हैं, जिसमें पूरे विश्व का देश, काल और जल और वायु आक्रांत हो गए। पूरे दुनिया भर में तबाही मच गई। तो ये निदान बहुत आवश्यक है। और क्यों है उसके कारणों में जाना आप अभी समय नहीं है, लेकिन उन चीज़ों का ध्यान रखिए कि ये जिस देश, काल और जल और वायु में रह रहा है वहाँ पर उसके प्रभाव से होने वाले लक्षण तो नहीं है कहीं इसमें। रोगियों में अपने निजी कारणों से नहीं, पेंडेमिक कारण से भी रोग हो सकते हैं, और पेंडेमिक कारण से होने वाले रोगों की चिकित्सा अलग तरीके की है। तदात्वे चानुबंधे च यस्य स्याद् अशुभम फलम कर्मणस्तन्न कर्तव्यम एतत् बुद्धिमतां मतम्। ये उस अध्याय में जनपदोध्वंस, वो चाहे मैन मेड हो, बायोलॉजिकल वार हो, किसी भी कारण से हो, लेकिन है तो किसी न किसी देश की, काल की विकृति के कारण से। उसके विस्तार में नहीं जा सकते हम, लेकिन इस तरह से रोग हो रहे हैं और जनपद में हो रहे हैं, बहुत बड़े हिस्से विश्व में हो रहे हैं। चौथा अध्याय तो इसीलिए है कि आप परीक्षा कैसे करें। त्रिविध परीक्षाएं क्या है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश और युक्ति क्या है, कैसे करें। वो कहता प्रत्यक्ष तस्तु खलु रोग तत्व बुभुत्सु सर्वेन्द्रिय सर्वोपकरणेभ्य आतुरस्य अंतरात्मान प्रवेश। अपनी सारी इंद्रियों से, सारी परीक्षणों से, सारे साधनों से आतुर की अंतरात्मा में प्रवेश कर जाओ, यदि तुम प्रत्यक्ष से जानने की भूख रखते हो। प्रत्यक्ष तस्तु खलु रोग तत्व बुभुत्सु, प्रत्यक्ष के द्वारा रोग जानने की यदि किसी को जिज्ञासा है, भूख है, बुभुक्षा है, तो आतुर के अंदर प्रवेश करने के अलावा कोई साधन नहीं।
और आपका इंद्रिय समर्थ नहीं है तो कुछ साधनों के साथ प्रत्यक्ष कीजिए। लेकिन प्रत्यक्ष सब कुछ नहीं कर सकती, और प्रत्यक्ष से सब कुछ प्रत्यक्ष होता ही नहीं, तो अनुमान भी करना पड़ेगा। और अनुमान भी इतना सटीक अनुमान युक्ति के बिना नहीं होगा। और इन सब के लिए आप्तोपदेश की आवश्यकता होगी। आप्तोपदेश यदि नहीं है तो क्या परीक्षा है और किस तरह से परीक्षा करनी है ये हमें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए अनन्यास चिंतयन्तो माम्। ऋषिकेश मैत्रेय एक बड़े उद्भट विद्वान हैं, वो बोलते हैं, गीता का श्लोक है ये कि अनन्यास चिंतयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं, आयुर्वेद भी यही कहता है कि आप आयुर्वेद को अनन्य भाव से जानो। ये अन्य अन्य विषय जो है वो जानने के चक्कर में हमारा संकल्प, इतने विकल्प हैं हमारे पास में कि हमारा संकल्प ही क्षीण हो गया। तो अनन्य भाव से जानो, कोई दूसरा है ही नहीं हमारे लिए। वी आर एंटर्ड इन दिस साइंस विद चॉइस और नो चॉइस, बट नाउ वी आर इन दिस साइंस। तो अनन्य होकर के इसका चिंतन करो, करते रहो, इसकी उपासना करो, उपासना करो। तो यदि आप इसके साथ में नित्य संयुक्त हैं, हर क्षण संयुक्त हैं, तो आपका योग और क्षेम इसका वहन आयुर्वेद करेगा। नित्याभियुक्त का मतलब क्या है? नित्याभियुक्ता मतलब यू आर लाइफ टाइम प्रिजनर हैं आप, यू आर इम्प्रिजन्ड फॉर द लाइफ टाइम। एक जीवन के लिए आपको आयुर्वेद का कैदी बनना है, तो आयुर्वेद आपका योगक्षेम वहन करेगा। यदि आप अनन्य होकर के चिंतन करें तो आप्तोपदेश का मतलब ये है अनन्य, क्योंकि बिलीविंग इज द बेसिस फॉर द नोइंग। व्हेन यू डोंट बिलीव यू कांट नो। बिलीविंग, मन्यते इति मना, मन उसको कहते हैं जो मानता है, जानता नहीं है। और मानता है तो जानता है, किसके द्वारा? बुद्धि। तो मन एक इंस्ट्रूमेंट है, जो इंस्ट्रूमेंट है नहीं, वो इंद्रियों की बात को बुद्धि को देता है, एक माध्यम। लेकिन वो मानता है तब देता है। तो बिलीविंग इज द बेसिस फॉर द नोइंग, एंड नोइंग इज द बेसिस फॉर डिसीजन, निश्चय। और निश्चय से व्यवसाय, व्यवसाय से आनंद। तो कुल मिलाकर के ये आप्तोपदेश से संबंधित अध्याय। एक और अध्याय आगे जो दुनिया के और किसी दूसरे मेडिकल साइंस में, ये साइंस ही नहीं है, स्रोतों में 5वां अध्याय। क्यों? कि स्रोतस के बिना ही अवयव की कल्पना कर दी गई। अवयव और इस शरीर का जो कोष्ठ है उसके बीच में एक संबंध है।
इस कोष्ठ जो है वो पावर हाउस है, और जो अवयव है वो एक डिवाइस है, एक मशीन है। इस पावर हाउस से उस मशीन तक का जो व्यापार है वो स्रोतस है, तक का जो मार्ग है वो स्रोतस है। और ये जो पावर हाउस है वो उस मेगा एनर्जी को किस तरह से इस बॉडीली एनर्जी में कन्वर्ट करता है, डाइल्यूट करता है, और किस तरह से वह स्रोतस के माध्यम से उस छोटी सी मशीन के हर हिस्से में पहुंचती है, हर सेल तक पहुंचती है। तो स्रोतस की रचना हुई ही नहीं, किसी साइंस ने बताई नहीं, तो स्रोतस के बिना ही हम अवयव की बात करते हैं। तो अवयव जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, शरीर स्रोतोमय है, स्रोतोमयम है। यावंत पुरुषे मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावदेव स्रोतसाम प्रकार। और यदि तत्स्रोतांश प्रकृति भूतत्वा न विकारी रूप से स्थिति शरीर। जब तक ये स्रोतस प्रकृति भूत है तब तक दोष दूष्य कितनी ही लीला कर लें वो रोग उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि स्रोतस रोग की भूमि है, रोग का प्लेटफॉर्म है। और स्रोतो विज्ञान जानना निदान के लिए आवश्यक है। और हम कोई भी अवयव की बात तो मॉडर्न में वो इन्वेस्टिगेशन करवा के आया है, जानते हैं कि LVF है, ये डिस्टोलिक है, ये राइट बंडल ब्लॉक है, ये टी वेव एलिवेशन है, ये फलाना है, लेकिन स्रोतस नहीं जानना। तो स्रोतस विज्ञान जो है वो निदान का एक बड़ा महत्वपूर्ण आधार है। उसके बिना हम उस एनर्जी का निर्माण और उसका विनिमय, उसका कंजप्शन, वो कंजप्शन और उसके प्रोडक्शन के बीच का जो व्यापार है, जो कॉन्स्टेंटली उसको परिणाम प्राप्त करवाता रहता है। केवल 7 धातुएं थोड़ी है शरीर में, ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, दे नीड डिफरेंट धातु। तो वो जो परिणमन है वो स्रोतस करता है, उन हर एक सेल के लिए, है ना, हर एक टिश्यू के लिए एक अलग भोजन डिजाइन करता है, एक अंदर एनर्जी डिजाइन करता है, और वो परिणाम आपत्तिमान ही रहती है। इसलिए जब तक वो परिणाम आपत्तिमान है तब तक वो स्रोतस में रहती है। जब परिणाम प्राप्त हो गई तब अवयव बन जाती है, तब सेल बन जाती है, टिश्यू बन जाती है, अवयव बन जाती है। तो स्रोतो विमान जो अध्याय है वो निदान का एक सेंट्रल पार्ट है। फिर इतने सारे विस्तार किया तो फिर रोगानेक में फिर क्लबिंग कर दिया। जब इतने सारे रोगों की गणना की तब फिर क्लबिंग करना पड़ा, इसलिए कि आप इतना सब क्या विस्तार कर रहे हैं, कुछ बताइए कि कोई भी समझ जाए। तो फिर रोगानेक विमान में अलग अलग समूह बना दिए। ये पक्वा से समुद्र, ये आमा से समुद्र, ये मृदु, और ये दारुण, ये चिरकारी, ये आसुकारी, ये आगंतुक, ये निमित्त, ये नित्य, ये सामान्य, ये नाना, पता नहीं, ग्रुपिंग बना दी। तो जो ग्रुपिंग, क्लबिंग इज नेसेसरी फॉर दिस टाइप ऑफ द डिटेल्स। इतनी भयानक डिटेल्स को फिर इतनी डिटेल्स को इन्होंने ग्रुपिंग किया। रोगानेक विमान, उसका भी एक महत्व है। फिर गुरु व्याधित, लघु व्याधित, कृमि के बारे में कुछ वर्णन, और फिर अंत में जाकर के 10वीं जो रोगी रोग परीक्षा जो है वो बताई। प्रकृतिकरण, देश, राशि, काल, क्या हुआ। तो ये सब विमान स्थान के
अंत में जाकर के शारीर स्थान में कुछ चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं जिनके बारे में अब बहुत समय हो गया है, लेकिन इंद्रिय स्थान बहुत इम्पोर्टेंट है। इंद्रिय स्थान जिसको हम केवल परीक्षा के लिए पता नहीं पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, लेकिन रोग निदानिक के लिए तो ये इंद्रिय स्थान ही आवश्यक है कि उसकी आयु भी शेष है या नहीं है जिसकी चिकित्सा करनी है। अगर आयु शेष नहीं है तो इंद्रिय चिकित्सा कैसे करेंगे, तब फिर चिकित्सा स्थान लिखा। तो एक पार्ट मैं समझता हूँ कि हम आगे बढ़े हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके दिमाग में। जब भी हम निदान करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं तब इस प्रकार से, इस क्रम से जाना चाहिए। मेरा मतलब ये है कि हम चरक के एक पार्ट को, अभी चिकित्सा स्थान में भी निदान ही है, सिद्धि स्थान में भी निदान ही है, कल्प स्थान तो बना ही, इसकी अलग अलग कल्पनाएं अलग अलग निदान के कारण से ही बनानी पड़ी। एक ही द्रव्य के लिए अलग अलग 600 कल्प बनाए, तो वो कल्प बनाए क्यों हैं? वो निदान के कारण से ही बनाए गए हैं। तो निदान केवल चिकित्सा में आयुर्वेदिक निदान की बात कर रहा हूँ, ना तो रोग निदान की बात कर रहा हूँ, ना रोगी निदान की बात कर रहा हूँ। चिकित्सा में भी निदान है, पत्यापत्ति में भी निदान है ना। कौन से कल्प की व्यवस्था करनी है ये भी निदान है। निदान का मतलब निश्चितीकरण। तो इसलिए आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए ये सारे प्रकार के निश्चितीकरण आवश्यक है। मैं समझता हूँ एक स्टेज और आगे बढ़े हैं, अभी कुछ और भी बाकी है, तो फिर कभी समय मिलेगा तो करेंगे। अन्यथा एक साथ इतना सब करने के बाद में हो सकता है कि आप फिर कहीं भ्रमित हो जाएं, और समय भी बहुत हो गया है। आपका इतना समय आपने निकाला और